खाना था वो साथियों, बाकी सब आज ओबीसी महापंचायत का यह विशाल कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। साथियों, शूद्रा कौन है? बामसेब के अधिवेशनों में हम विषय लगाते थे, ओबीसी लोगों को जगाने के लिए एक विषय बनाकर चर्चा करते थे कि ओबीसी को शूद्र होने का एहसास नहीं है, यही ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा हम विषय लगाते थे और ओबीसी को धीरे धीरे समझ में आता था कि हम शूद्रा हैं। साथियों, इस देश में इतनी बड़ी अज्ञानता है कि अनुसूचित जाति के लोग या तो अपने आप को दलित कहते हैं या अपने आप को शूद्र कहते हैं। जिनको वर्ण व्यवस्था में अछूत बनाया उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट नाम दिया, मगर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में दलित कहा जाता है। दलित गाली है, दलित कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। दलित शब्द भारत के संविधान में भी नहीं है और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी संगठन बनाए उसमें दलित शब्द नहीं है। 1960 के बाद समाजवादी ब्राह्मणों ने अम्बेडकरी मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को ओबीसी से तोड़ने के लिए अनुसूचित जाति को सेग्रीगेट किया, उनको अलग थलग किया और उनकी पहचान दलित करा दी। वो दलित नहीं है। जैसे हरिजन गाली है उसी तरह दलित भी गाली है। आप शेड्यूल कास्ट कह सकते हो, शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, वर्तमान ओबीसी के लोग ही शूद्र हैं। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र में ब्राह्मण शूद्र नहीं है, ब्राह्मण सर्वोच्च है। ब्राह्मण सर्वोच्च क्यों है? तो ब्राह्मणों ने लिखा कि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च क्यों कहता है? तो ब्राह्मण का यह दलील है कि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, मगर अभी तक कोई ब्राह्मण पुरुष अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा करते हुए नहीं दिखा रहे। ब्राह्मण श्रेष्ठ किस आधार पर है? वो भी तो अपनी मां के कोख से पैदा होते हैं, मगर ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण है। गलत है। ब्राह्मण को अधिकार संपन्न बनाया, उसके बाद क्षत्रिय वर्ग को बनाया, उसके नीचे वैश्य को बनाया, उसके नीचे शूद्र को रखा। यहाँ कुछ क्षत्रिय लोग उपस्थित हैं। क्षत्रियों का इतना बड़ा अपमान किया कि परशुराम की कथा बताकर ब्राह्मणों ने यह कहा कि 21 बार क्षत्रियों को मार दिया था, तब एक भी क्षत्रिय बचा नहीं था। क्षत्राणी आई और उसने कहा तुम मेरे कोख से बच्चा पैदा करो। तो महाभारत लिखते समय क्षत्रियों को कहा वो ब्राह्मण की औलाद है। गाली है। तो आज क्षत्रिय लोग कह रहे परशुराम ने हमको मारा, परशुराम के खिलाफ क्षत्रिय लोग खड़े हैं। क्षत्रिय लोगों के बारे में महाभारत में लिखा ये व्रात्य क्षत्रिय है, यानी ये बौद्ध क्षत्रिय है।
महाभारत रामायण श्रुति स्मृति में ब्राह्मण और क्षत्रियों की लड़ाई दिखाई देती है। ये ओरिजिनल काल्पनिक लड़ाई है। ओरिजिनल लड़ाई मौर्य घराने के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई है और ब्राह्मणों ने प्रतीक रूप में मौर्यों का कत्लेआम अपने ग्रंथ में लिखा। तो ब्राह्मण लोग सर्वोच्च बने। मनुस्मृति में शूद्र के बारे में कहा कि उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ाने का अधिकार नहीं, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं, संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं, यहां तक कि अच्छे नाम रखने का अधिकार नहीं। मनुस्मृति में लिखा है अगर 90 साल का 100 साल का शूद्र व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है और 10 साल का ब्राह्मण सामने से आया तो 90-100 साल के शूद्र को जमीन पर लेटकर उस 10 साल के ब्राह्मण को अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव है। जब शिवाजी छत्रपति महाराज ने दावा किया कि मैं क्षत्रिय हूं और मुझे राज्याभिषेक करने का अधिकार है, तब ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मनुस्मृति का हवाला देकर कहा तुम शूद्र हो। यानी जो हमारी महापुरुषों के साथ हुआ वो आज भी हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले को भरी बारात से धक्के मारकर निकालने वाले पुणे के ब्राह्मण थे और उनका जो क्लासमेट था सकराम परांस पे, उसकी भरी बारात से निकाल दिया, शूद्र कहा, अपमानित किया। तो छोटे ज्योति फुले को बुरा लगा, मगर वो जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कुछ अछूत लोग गले में हांडी पीछे झाड़ू लटकाए हुए हैं, वो भी हंसने लगे। तो ज्योतिबा फुले को लगा अरे मेरे बदन पर तो कपड़े हैं मगर आपके गले में तो हांडी है, पीछे झाड़ू है, आपको हंसने में क्या जा रहा है? तुम्हारे गले में हांडी क्यों है, तुम्हारे पीछे झाड़ू क्यों है? तो उन्होंने कहा इधर लिखा हुआ है, इधर। ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, हमारा भी अपमान आज दिन बर दिन हो रहा है। मगर जिन लोगों को अपमान हुआ है इसका एहसास होता है वो लोग क्रांति करते। अपमान तो हमारा भी हो रहा है, मगर जिन लोगों को अपमान हुआ है इसका एहसास होता है वो लोग क्रांति करते हैं। और ज्योतिबा फुले ने प्रण लिया, जिन्होंने मुझे शूद्र कहा इसका मतलब है ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं है। ज्योतिबा फुले ने लड़ाई, ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई की, अध्ययन किया और उम्र के 21 साल में इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्राह्मण हमारे लोगों को शूद्र कहता है, यही के लोगों को अछूत कहता है, उनको अधिकार वंचित करता है। अगर ब्राह्मण भी हमारे खून के सगे भाई होते तो हमको शूद्र नहीं बनाते, वो हमको अछूत नहीं बनाते, हमारे महिलाओं को गुलाम नहीं बनाते। इसका मतलब है ये लोग भारतीय लोग नहीं हैं, विदेशी लोग हैं। ऐसा ज्योतिबा फुले ने 1848 में कहा और 21 मई 2001 को डीएनए साइंटिस्ट माइकल बामशाद ने सिद्ध कर दिया ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है। ज्योतिबा फुले के समय में विज्ञान नहीं था, डीएनए साइंस नहीं था। तो जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने ओबीसी को शूद्र बनाया, मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि सवेरे सवेरे अगर आप उठते हो और तेली का मुंह देखते हो तो आपका दिन बुरा चला जाएगा, बहुत बुरा होगा तेली का मुंह देखने से। मनुस्मृति में तेलियों के बारे में यह लिखा हुआ है 1000 वेश्या की बराबर एक तेली होता है।
तेलियों के बारे में ये लिखा हुआ है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को तेली कम्युनिटी के कहते हैं, तो बिहार के तेली लोगों को लगा कि ओबीसी और उसमें भी हमारी बिरादरी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है, तो बिहार के तेली लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर तेली जाति का सम्मेलन आयोजित किया और नरेंद्र मोदी की मीटिंग करके उनको कहा कि आपकी उपस्थिति में सम्मेलन करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी को बुलाकर कहा इनको धक्के मार कर निकाल दो, और तब तेलियों ने कहा अरे ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमको ही धक्का मार रहा है। मगर जो मनुस्मृति कह रही है तेली का मुंह देखना नहीं चाहिए। संविधान के कारण नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, संविधान के कारण राजनीति में बने, मगर नरेंद्र मोदी का जिस जाति समूह से आते हैं ब्राह्मण, उस जाति का मुंह देखना पाप कहते हैं। आज क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का 24 घंटा मुंह देख रहे ब्राह्मण? जो पहले देखना ना पसंद करते थे आज क्यों देखाना चाहते हैं? इसकी वजह है बाम से, इसकी वजह हम लोगों ने मुद्दा खड़ा किया कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, गधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, झाड़ी झंकड़ों की गिनती होती है, नदी नालियों की गिनती होती है। आपको खबर आई होगी कि नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिया, बीजेपी ने क्रेडिट लिया कि भारत सरकार ने चीते बाहर से मंगवाए। भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को कहां से पता चला कि चीतों की प्रजाति भारत में विलुप्त हो रही है? जानवरों की गिनती करने से। यानी उनको जानवरों की एक प्रजाति विलुप्त हो रही है इसकी जानकारी है, मगर ओबीसी की संख्या ब्रिटिश चले जाने के बाद कितनी बढ़ गई है ये ओबीसी को पता नहीं है। गुलामी की हद हो गई। ओबीसी हमारा बड़ा भाई है, मगर ओबीसी को एहसास नहीं है, इसलिए उसको बुरा लगने के लिए हमने ये बात कही कि गधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, झाड़ी झंकड़ों की गिनती होती है, यहां तक कि हिजड़ों की गिनती होती है, पिछड़ों की क्यों नहीं होती? हिजड़ों ने मोर्चा निकाला मध्य प्रदेश में और उन्होंने भी डिमांड किया हमारी गिनती करो। पिछड़ों की गिनती का मामला आउट कर दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हिजड़ों की गिनती की मगर पिछड़ों की गिनती नहीं की। साथियों, आज जो ओबीसी है इनकी आबादी मंडल कमीशन के अनुसार 52% है। ओबीसी की आबादी 52% है और ये नई जनगणना 1948 में पंडित नेहरू ने सेंसस एक्ट में बदलाव किया और 1951 से लेकर आज तक ओबीसी की जनगणना ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनकर बंद कर दिया, कर ही नहीं रहा है। ओबीसी की जनगणना ओबीसी को मालूम नहीं है। किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बजट ओबीसी के लिए 0 है। तो साथियों, ओबीसी की जनगणना ब्राह्मण क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसीलिए नहीं करना चाहते हैं कि ओबीसी इस देश की सबसे बड़ी आबादी है और वर्तमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनके सारे अधिकार खुद खा लिए हैं और 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण ओबीसी के अधिकार खा खाकर ज्यादा ही तगड़ा हो गया है। ओबीसी को मालूम होने के लिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। ओबीसी को अपना अधिकार दिलाने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। ओबीसी को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ब्राह्मण लोग गलत बातें बताते हैं। ओबीसी ये जो शब्द है
ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया हुआ शब्द है, अदर बैकवर्ड कास्ट। ये शब्द बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लियामेंट संविधान सभा में दिया। जिन 5 ओबीसी लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने निवास पर भोजन के नाम पर बुलाया और कहा, अरे मैं देने के लिए बैठा हूं, जब मैं बोलता हूं ओबीसी को भी दे दो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है, कौन ओबीसी है? सारी संविधान सभा के अंदर जो पंडे बैठे हुए हैं वो बोलते हैं, अंबेडकर साहब आप अपने लोगों का मांगो, कोई ओबीसी नहीं है। जब कोई बोल नहीं रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर का विरोध हो रहा था। जिस नेताओं को, जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहने वाले लोग थे, उन 5 लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अरे आप बोलो, देने के लिए मैं बैठा हूं। तो उसमें पंजाब के हुकुम सिंह थे और महाराष्ट्र अमरावती जिले के पंजाब राव देशमुख थे। उन्होंने कहा, कल हम आवाज उठाएंगे। जब कल संविधान सभा की बैठक शुरू हुई, एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला। बाबा साहब देखते रहे, अब खोलेगा तब खोलेगा, आवाज मान। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जान लिया कि नेहरू के साथ ये मिल चुके हैं, और नेहरू ने जानकारी ली और पंजाब राव देशमुख को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? अंबेडकर तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला नहीं है, मैं बनने वाला हूं। तुम अगर कुर्मी हो तो तुम्हें मैं कृषि मंत्री बनाता हूं और तुम्हारी याद अजरअमर रहे, इसके लिए 100 एकड़ की तुम्हारे नाम की यूनिवर्सिटी बनाता हूं। इतने सौदे में मुंह बंद कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी का मुद्दा खड़ा किया, तब वो कह रहे थे कि कोई ओबीसी नहीं है, आप ये मुद्दा बेवजह खड़ा कर रहे हो। बहुत हंगामा हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ज्योतिबा फुले के अनुयायी थे, शाहू महाराज का कर्जा था, अपने पुरखों की विरासत जानते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने पहला राइट ओबीसी को दिया और ये लिखा संविधान में, तुम कह रहे हो कौन है ओबीसी, ये तय करने का अधिकार वर्तमान संविधान सभा को नहीं है। जब प्रथम लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव होते ही, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होते ही, 1 साल भर के अंदर संविधान लागू होते ही साल भर के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और ओबीसी की गिनती की जाएगी, ओबीसी की सूची बनाई जाएगी। संविधान में बाबा साहब ने विरोध होने के बावजूद कौन है ओबीसी ये सवाल जोड़ा और उसके लिए कमीशन, बैकवर्ड कास्ट कमीशन का प्रावधान किया। बाबा साहब अंबेडकर हारी हुई बाजी दोबारा जीत गए। ओबीसी बोल नहीं रहा था, साल भर गुजर गए, नेहरू उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। यह देखकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नवंबर 1951 में लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया। उसमें 5 वजह में पहली वजह थी कि ओबीसी का कमीशन बना नहीं रहा है और नेहरू ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। साथियों, ओबीसी के पास जानकारी नहीं है। जब यह जानकारी ओबीसी को हो जाएगी तो बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन ओबीसी धूमधाम से मनाएंगे। जानकारी नहीं है, ब्राह्मणवादी लोगों ने जो पढ़ाया उसी को मान रहे। तो बाबा साहब अंबेडकर के कारण, बाबा साहब अंबेडकर के इस्तीफे के कारण नेहरू को मजबूर होना पड़ा और काका कालेलकर कमीशन का गठन करना पड़ा। पहला कमीशन बना ओबीसी का। नेहरू बड़ा धूर्त ब्राह्मण था, समस्या ओबीसी की थी, मगर चेयरमैन ब्राह्मण बनाया। और वो भी गांधीवादी। जो ब्राह्मण था काका कालेलकर, उसने कमीशन बनाए 3 वॉल्यूम्स में। और जब वो संसद के पटल पर रखने का मौका आया
तो नेहरू ने उसके पास से 60 पन्ने का लेटर लिखवा लिया और नेहरू बदमाश ब्राह्मण ने पार्लियामेंट में कहा जिस कमीशन का चेयरमैन कमीशन से सहमत ना हो उस कमीशन पर चर्चा क्या करे। इस तरीके से ओबीसी को अधिकार वंचित करने का काम प्रथम लोकसभा का चुनाव होते ही किया गया और 1955 में ओबीसी के काका कालेकल कमीशन की हत्या कर दी। नेहरू मर गए। नेहरू मरने के बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी को लगा समर्थन करती हूँ तो ब्यूरोक्रेट चला जाएगा, आईएएस आईपीएस ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, ओबीसी का वर्चस्व हो जाएगा, विरोध करती हूं तो राजनीतिक सत्ता चली जाएगी। इसलिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई और निहत्थे सिखों के ऊपर मिलिट्री एक्शन की ताकि ओबीसी के मुद्दे को दफन किया जाए। इस तरीके से ओबीसी के मुद्दे को दफन कर दिया गया। मंडल आयोग बनाया था। मंडल आयोग लागू करने के लिए ओबीसी लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने योजना बनाई कि मंडल आयोग को लागू नहीं होने दिया जाए। इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया और जब ओबीसी का आयोग लागू किया वीपी सिंह सरकार के द्वारा तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि उनके ऊपर क्रीमी लेयर लगा दिया। आज ओबीसी मंडल आयोग के अनुसार 52% है, मगर ठीक आधार पर रिजर्वेशन होगा। जो लायक है उनको कह रहे हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी और जो पढ़ नहीं रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जानवरों को चरा रहे, उनको कह रहे तुम लायक हो। इस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लगा दिया और जब न्यायपालिका में बहस शुरू हुई तब इंद्र साहनी वर्सेस भारत सरकार पक्ष ने कहा रिजर्वेशन की बाउंड्री 150 ही रहेगी, 50 भी नहीं होगी, 51 भी नहीं होगी। यानी ओबीसी का क्रीमी लेयर हटाने के लिए ओबीसी आवाज उठा रहे थे तब उनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाया और ओबीसी दोबारा जत्थेबंद हो सकता है जैसे मंडल आयोग के लिए हुआ। इसलिए ब्राह्मण लोगों ने सोचा ये ओबीसी अगर जत्थेबंद हो गया क्रीमी लेयर हटाने के लिए तो शायद ब्राह्मणों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कांग्रेस, ब्राह्मण आरएसएस क्रीमी लेयर के मुद्दे को दफन करने के लिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई ताकि ओबीसी अपनी हक की लड़ाई छोड़ दे और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में एंगेज हो जाए। बाबरी मस्जिद ओबीसी अपने हक के लिए जत्थेबंद न हो इसके लिए किया गया क्राइम है। अब ये ब्राह्मण लोगों ने खुद को जलाया नहीं, ब्राह्मण लोग अनशन पर बैठे नहीं, ब्राह्मणों ने कोई मोर्चा निकाला नहीं, मगर वर्तमान बीजेपी सरकार ने रातों रात 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर सवर्ण विधेयक पारित किया और धोखा हुआ। यानी इसी बात को कोर्ट में चुनौती लेकर गए और कोर्ट में कहा कि अगर आप 150 की बाउंड्री लांघ रहे हो, जब हमारे लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यू हमारा आर्थिक आधार का रिजर्वेशन नहीं होगा तो ब्राह्मण के लिए आर्थिक आधार का क्यों रख रहे हो? तो ब्राह्मण जज ने कहा कितने दिन तक रिजर्वेशन रखा जाए। ब्राह्मण की गुंडागर्दी इतनी हो गई कि जज साहब न्याय देने के लिए नहीं बैठे बल्कि इशारे में कहा कि रिजर्वेशन कितने दिन तक रखा जाए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। दोबारा ओबीसी को धक्के मारकर निकाल दी। साथियों 3.5% ब्राह्मणों ने पार्लियामेंट पर कब्जा किया
जिनके पास वोट नहीं है उनके 5 राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, माकप भाकप ब्राह्मणों का दल, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, जिनके पास वोट नहीं है वो 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां। ओबीसी 52% है, उनका एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। SC ST का एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। मान्यवर कांशीराम जी ने बनाई हुई राष्ट्रीय पार्टी को एक अकेले शुंग की औलाद सतीश मिश्रा ने 0 कर दिया। सतीश मिश्रा ब्राह्मण। ब्यूरोक्रेट्स में चले जाओ, 3600 पोस्ट है IAS IPS के। ओबीसी को मिलना चाहिए IAS IPS में 1850, ओबीसी को 50। ओबीसी को मालूम ही नहीं उनका राइट ब्राह्मणों ने खाया। ब्राह्मण बनियों को मिलना चाहिए 540, कब्जा किया 3600 में से 2950, राउंड अबाउट 3000 कब्जा ओबीसी का खाया ब्राह्मण ने। मगर ओबीसी को बता रहे तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, ब्राह्मण के साथ पिटाई, ब्राह्मण के साथ लड़ाई ना हो, इसीलिए डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। न्यायपालिका में 360 जजेस है, सारे के सारे एंटीनाधारी ब्राह्मण। हाई कोर्ट के ब्राह्मण जज 27 जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के सारे सारे ब्राह्मण। ओबीसी कितना है? एक को जज बना दिया। किस लिए बनाया? जब भोजन करता है तो आचार रखा जाता है, आचार भोजन नहीं होता है, आचार टेस्ट के लिए होता है। एक को बनाया, ओबीसी आउट, मीडिया ब्राह्मण बन गया। तो ओबीसी की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। ओबीसी का क्रीमिलियर हटाना चाहिए, मगर ओबीसी का क्रीमिलियर नहीं हटा रहे। 150 की सीमा ब्राह्मणों ने लांघ दी और सवर्ण के नाम पर उनको अलग से दिया। पहले ही 90% है, अब 10% कर दिया। और आज सारे सरकारी सेक्टर, सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है, रिजर्वेशन देना न पड़े। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सारे सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है। रेल को बेच दिया, एयरलाइंस कंपनी को बेच दिया। क्या बचा? ब्राह्मण तो वही कह रहे, क्या बचा है? अभी काय के लिए आ रहे हो कोर्ट में? इसलिए तो कह रहा है खत्म करना चाहिए। अरे वो खत्म कर दिया है। ओबीसी की जनगणना करने के लिए साउथ इंडिया में ओबीसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार को कोर्ट में घसीटा, तो वहां की हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि ओबीसी करे हमारी जनगणना करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा अभी भी जनगणना नहीं करेंगे और कभी भी जनगणना नहीं करेंगे। हलफनामा देकर कहा। जब नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, इसीलिए इनको परेशान किया जाता है, इनको दोषारोप दिया जाता है। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर 3.5% ब्राह्मण वो पकड़े ना जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी का ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीने वाला हूं। 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी का बयान है कि नरेंद्र मोदी का सीना कितना बड़ा है? 56 इंच का है। अगर नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी है, तो ओबीसी की जनगणना करने के लिए किसका डर लगता है? नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी की जनगणना करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जैसे खेत में किसान आदमी पंछियों से खेती बचाने के लिए खड़ा करता है, हरियाणा में उसको क्या कहते हैं? रावा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, और रावा है, डरावा है, धोखा है, डरावा है, ओरिजिनल नहीं है, वो डरावा है, डुप्लीकेट है।
क्योंकि उसको नॉमिनेट ब्राह्मणों ने किया है। आरएसएस के ब्राह्मण्स ये ओरिजिनल शासक है, ये केवल मात्र दिखावे के लिए खड़ा किया गया प्रधानमंत्री है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराने के लिए ये महापंचायत आयोजित की गई है। ये शुद्राज राइजिंग काय के लिए कि ओबीसी की अगर जाति जनगणना नहीं कर रहे हो तो ओबीसी को जत्थेबंद करना होगा, और ओबीसी की वास्तविक जनगणना ब्राह्मण क्यों नहीं करना चाहता है। 65 से 70% ओबीसी की गिनती पकड़ में आएगी, 3.5% ब्राह्मण ओबीसी की असली जनगणना नहीं बताना चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है एससी की, एसटी की, ओबीसी की, वो मैं आपको बताकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं, जो बहुत ही गंभीर है। वो समस्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में गया, जो अभी राज्यसभा का मेंबर है, वो कोर्ट में गया और उसने चुनाव आयोग के खिलाफ केस दायर किया, और उसका कहना है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मदद किया और 2004 और 2009 में ईवीएम घोटाला करके कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली। उनको सबूत मांगे गए और सबूत के बुनियाद पर 8 अक्टूबर 2013 को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस सदाशिवम, उन्होंने फैसला सुनाया ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। ये हम नहीं कह रहे, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय वो कह रही है ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। फिर इसके लिए कोर्ट ने कहा कि चुनाव कैसे होना चाहिए जिससे चोरी पकड़ी जा सके, इसीलिए वीवीपीएटी सिस्टम लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और वीवीपीएटी मतलब क्या है? पर्ची निकलने वाली मशीन। ईवीएम मशीन क्या है? वोटों की चोरी करने वाली मशीन। वोटों की चोरी करने वाली मशीन को निगरानी रखने के लिए, चोरी पकड़ने के लिए वीवीपीएटी सिस्टम लगाया। 2014 में चुनाव हुआ और घोटाला करके बीजेपी फिर से जीत कर आई, कांग्रेस की मदद से जीत कर आई, मगर पर्चियां वाली मशीन कितनी लगाई? 0.33, यानी ½ % भी नहीं लगाई। कोर्ट कह रहा है जितना ईवीएम मशीन है उतना वीवीपीएटी लगाओ, मगर 2014 में 1% भी नहीं लगाया, 1% भी नहीं लगाया। 2019 आया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया, और उस समय वामन मेश्राम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अप्रैल माह 2017 में वामन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की और 2017 में उनके समर्थन में फैसला आ गया। वामन मेश्राम की केस ये थी कि कोर्ट कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी करना संभव है, तो वीवीपीएटी 100% लगाओ। तो क्या आने वाले चुनाव में वीवीपीएटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा और अगले चुनाव में वीवीपीएटी लगाने के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को ऑर्डर दिया गया। जब 2019 नजदीक आने लगा तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में समझौता हुआ था कि ये समझौता हुआ था कि कांग्रेस वाले कह रहे थे हमने घोटाला किया, आप किसी को मत बताओ, हमने 2 बार घोटाला किया, आप भी 2 बार करो। जब खतरे में आ गए नरेंद्र मोदी की सरकार, तो कांग्रेस वालों को कहा आप हमारा बचाव करो। तो विपक्ष के लोगों ने डिमांड किया कि 50% पर्ची निकलने वाली मशीन की मिलान करो। विपक्ष के लोगों ने 50% की डिमांड की, और अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट में केस दायर की गई। जब अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का प्रवक्ता
उसने कोर्ट में केस दायर की, तब जज थे जस्टिस गोगोई। जस्टिस गोगोई सर न्यायाधीश थे और सर न्यायाधीश को एक महिला के द्वारा ब्लैकमेल किया गया, चरित्र का मुद्दा खड़ा किया, चरित्र का मुद्दा खड़ा किया, यौन शोषण का मुद्दा खड़ा किया और जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल करके मैनेज किया और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने अपने समर्थन में फैसला लिया। साथियों, जो मामला वामन मेश्राम जीत गए थे, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है 2% मिलान कराओ। वामन मेश्राम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा कि अगर 15 लाख ईवीएम मशीन है तो 15 लाख वीवीपीएटी मशीन लगाओ। साथियों, 2019 में घोटाला किया गया और नरेंद्र मोदी जिस लोकसभा सीट से खड़े थे, इतना बड़ा घोटाला हुआ कि 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। नरेंद्र मोदी जिस सीट पर बनारस से चुनाव के लिए खड़े थे, वोटर की संख्या थी 11 लाख। जब गिनती की गई तो निकली 12,87,000, जिसको देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया। उसके चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 का घोटाला हुआ। अभी उत्तर प्रदेश से मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव हुए, 11 मेयर के सीट पर बीजेपी के लोग चुनकर आए, बसपा 0, सपा 0। निशात नामक एक लड़की जो चुनाव क्षेत्र से खड़ी थी, वहां की वोट की संख्या 3.5 लाख थी, मगर जब गिनती की गई तो 4,63,000 वोट निकले। वोटर की संख्या 3.5 लाख, गिनती में आ रहा है 4,63,000। घोटाला। वो चिल्ला रही है, मगर उनके पार्टी के नेता इसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश में एक सोनू किन्नर चुनाव के लिए खड़ा हुआ और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ और सोनू किन्नर को हार दिया, ऐसा घोषित कर दिया। मगर सोनू किन्नर को यकीन था मैं जीतने वाले में से हूं, तो उसने डिमांड किया कि इसकी गिनती करो, दोबारा गिनती करो, मैं हारने वाले में से नहीं हूं। मगर पुलिस का फौज खड़ा करके सोनू किन्नर को वहां से भगाने लगे। तो सोनू किन्नर को लगा मैं कैंडिडेट हूं, फिर भी मेरे साथ गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सोनू किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए, नग्न हो गया और नग्न होकर पुलिस के सामने खड़ा हो गया। पुलिस देखते रह गई, पुलिस का डंडा हाथ में लिया, पुलिस आगे आगे दौड़ रही थी, सोनू किन्नर डंडा लेकर उनके पीछे खड़ा दौड़ रहा था। कलेक्टर को लगा साला मेरे को भी दौड़ा देगा, इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने दोबारा गिनती की, सोनू किन्नर जीता हुआ घोषित कर दिया। साथियों, मैं उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं, जो लोग आज चुप है सीबीआई, न्यायपालिका, ईडी के भय से, और जिनको हमारे लोग बड़े बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं, साथियों वो नेता और राजनीतिक पार्टियां चुप है। मगर एक किन्नर की कमाल को सैल्यूट करना चाहिए। उसने हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया। ऐसा लगता है कि ये जो गूंगे बहरे बने हुए ये जो नेता है, इनको अभी क्या करना चाहिए, इनको अभी घर पर बिठाना चाहिए और लगता है किन्नर और हिजड़ों को नेता बनाना चाहिए। इस मौके पर मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 2024 में दोबारा ईवीएम घोटाला करके अगर आरएसएस बीजेपी चुनकर आती है तो हमें चुप नहीं रहना होगा। ये जो शुद्धराज राइजिंग आप बोल रहे हो, पिछड़ों को जगाने की आप बात कर रहे हो, शेड्यूल ट्राइब को जगाने की आप बात कर रहे हो, तो माननीय वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया
कि हम लोग ईवीएम को लेकर भारत बंद करने वाले हैं। ईवीएम के जरिए से घोटाला करके अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण अगर इस देश के हुक्मरान बन के हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, जिनकी औकात गांव का प्रधान चुनने की नहीं है, वो 2050 तक चुनकर आने की बात कर रहे हैं। इसलिए ईवीएम को लेकर भारत बंद करना होगा और 2024 में नहीं मानते हैं तो 15 लाख बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ना होगा। ये मैं आपको यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। आखिरी एक संदेश देता हूँ कि हम लोग डीएनए के आधार पर मूल निवासी है और हरियाणा के ब्राह्मणों को डीएनए की बात जब आती है तो उनको मिर्ची लगती है। ब्राह्मण, हरियाणा के ब्राह्मण डरते, ब्राह्मणों में योग्यता नहीं है, हमारे साथ बहस कर ले, मगर डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अंग्रेजों को तुम विदेशी कहते थे और विदेशी कहकर अपने आप को देशभक्त कहलाते हो, तुम फर्जी देशभक्त हो। अंग्रेज विदेशी थे, मुगल विदेशी थे, डच विदेशी थे, उसी तरह ब्राह्मण भी विदेशी है। अगर वो छल कपट से ईवीएम के जरिए से दोबारा इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ओबीसी को जगना होगा। ओबीसी हिंदू नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर लिखा, वो कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती, हे ब्राह्मणों तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। हिंदू का मतलब है काला, चोर, डाकू, गुलाम। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है। हिंदू ये बुरखा है, हिंदू ये मुखौटा है। ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति को लागू कर दिया है। इसलिए ओबीसी को कहना चाहिए ना हम शूद्रा है ना हम हिंदू है, हम तो भारत के मूल निवासी है। ये जो शूद्रा राइजिंग हो रहा है तो शूद्रा राइजिंग नहीं होना चाहिए, ये मूल निवासी राइजिंग होना चाहिए। हम भारत के मूल निवासी लोग हैं। ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है और 6,500 जाति में बांटे गए लोगों का डीएनए भारतीय है और मोहन भागवत और आरएसएस और तमाम ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है। और विदेशी ब्राह्मण लोग हिसार में जो राखी गढ़ी सभ्यता है वो हमारा डीएनए मिला, मगर ये आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं नहीं ब्राह्मणों का डीएनए मिला। अरे रिपोर्ट में लिखा है ब्राह्मणों का नहीं मिला, डीएनए हमारा मिला। मगर ब्राह्मण कितना मक्कार है, कितना झूठा है कि वो ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, फिर भी कह रहा है हमारा मिला और वहां पर बोर्ड लगाया है। मैं हरियाणा में आकर बोल रहा हूं, आपको इस बात से गंभीरता से लेना चाहिए। वहां राखी गढ़ी सभ्यता जहां हमारी पुरखों की सभ्यता है, वहां पर बोर्ड रखा है ये आर्य सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता। अरे ये घटिया माल है, ये सभ्यता कैसे हो सकती है जिसने वर्ण व्यवस्था नामक घटिया माल पैदा किया, जिसने अछूत नामक घटिया माल पैदा किया, जंगलों में आदिवासियों को खदेड़ दिया, जिसने महिलाओं को गुलाम बनाया, वो घटिया माल जिसने पैदा किया, वो सभ्यता कैसे हो सकता है। ब्राह्मण विदेशी है, इसीलिए हमको 6,500 जातियों में बांटा और हमारे लोगों को गुलाम बनाया। इसलिए हरियाणा में ये जो चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा है तो डीएनए के बारे में आपको गांव-गांव में प्रचार करना चाहिए। इसलिए साथियों आप लोग इसके लिए आंदोलन करो, इसके लिए जन जागृति करो। अब हमारा राज आएगा। अब मूल निवासी बहुजनों 3.5% ब्राह्मण है, इसके खिलाफ देश में वामन मेश्राम साहब ने बिगुल बजा दिया है। वो कह रहे 2025 हम 6 लाख गांव में जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अब हरियाणा के गांव-गांव में आंदोलन की तैयारी करो। आज वो आंदोलनकारी लोग आने वाले थे, उन पहलवान लोगों को कुचल दिया,
उनको भी पता चला इधर भी राइजिंग हो रहा है, तो उन लोगों हमारे संपर्क में है, उनको भी मिलकर हम बड़ी लड़ाई लड़ने वाले। हमारी बेटियां है, हमारी बहनें, जाटों के साथ जुल्म किया, जाट भी हमारे साथ है, जाट भी ओबीसी है, और तमाम ओबीसी के लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं इस ओबीसी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये विचार से जगा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को गांव-गांव में खड़ा करो, यही मैं आपको संदेश देता हूँ। अब ज्यादा देर तक विदेशी ब्राह्मणों का जुर्म नहीं सहेंगे। देश में क्रांति का मिगुल बज चुका है। अब ब्राह्मणों को इतना डर लगने लगा है कि एक क्षत्रिय भाई भी आ गए, क्षत्रियों ने तक कह दिया कि हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि क्षत्रियों का डीएनए चेक किया 2011 में, तो क्षत्रियों का डीएनए भिल्ल और मीना लोगों से मिला। ये डीएनए रिपोर्ट कहता है। और तो महाराणा प्रताप भिल्ल और मीना को साथ में लेकर लड़ते थे, और आज ही के दिन हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने भिल्ल और मीना को इकट्ठा किया, उनको हाथ में लेकर शपथ लिया कि आप लोग और राजपूत लोग इकट्ठा रहो और इन ब्राह्मणों को लोगों को इस देश का हुक्मरान मत बनने दो। अब ये लोग भी साथ में हैं, तो लड़ाई हमारी केवल 3.5% लोगों के साथ है। वो भरसा लेके आए या कुछ लेके आए, उनके भरसे में दम नहीं है, वो तो काल्पनिक है। परशुराम काल्पनिक है। मेरा दावा है वो जय हिंद नवीन को कि मेरा दावा है, हरियाणा में आकर मैं कह रहा हूँ कि परशुराम काल्पनिक है। काल्पनिक है। ब्राह्मणों को मैं चुनौती देता हूँ, परशुराम किस लिए पैदा किया? सम्राट अशोक के डर से ब्राह्मण पतली पतली हो गए थे, तो ब्राह्मणों को लगा अशोक का राजा फिर से आएगा, ये हम तो अशोक के वंशज है। तो ब्राह्मणों ने अशोक सम्राट के डर से भागने के लिए काल्पनिक परशुराम का निर्माण किया। परशुराम काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है, ये दोनों काल्पनिक है, जिसके कारण ओबीसी को शूद्र कहा जा रहा है। एक तो परशुराम के कारण और दूसरा चाणक्य के कारण। तो मैं हरियाणा के सभी तमाम ब्राह्मणों को चुनौती देता हूँ कि हमारा दावा है चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है, ये हमारा दावा है। हमारी बात के लिए हमारे पास तो सबूत है। जो कोई हमारी बात को झुठला देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाएगा। जब अगली परिषद लेंगे सुंदराज राय जी तो 2 करोड़ देंगे, मगर आज परशुराम और चाणक्य काल्पनिक कैरेक्टर है। जो इस हमारा दावा है, हमारे पास सबूत है, हम चैलेंज करते हैं ब्राह्मणों को। अरे उनकी बातों से हमारा मनोबल टूटता है। अब हमारा इतिहास सामने आ रहा है, वो काल्पनिक है। एक काल्पनिक बातों के पीछे मत लगो। तथागत बुद्ध आपका महापुरुष है, सम्राट अशोक आपका महापुरुष है, महात्मा ज्योतिबा फुले आपका महापुरुष है, वर्तमान में वामन मेश्राम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आजादी का आंदोलन है, चाहे तूफान आ जाए चाहे बारिश आ जाए, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। इसके लिए हम जो चाहे कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सभी साथियों का इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपके सहयोग के लिए हम आपके हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों आज सभी साथियों को जय होने वासी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रोफेसर विलास कराल जी, जो दिल्ली से चलकर हमारे बीच आए। हम राष्ट्रीय मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से उनका क्रांति